इनवर्स डिफाइन किया था इस तरीके से, कितना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ऑफ ए। फिर अपने दो फॉर्मूले याद रखे थे, एक एडजॉइंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग का इनवर्स इनटू समथिंग का डब्बा पहला, और दूसरा एडजॉइंट ऑफ समथिंग का डब्बा इज इक्वल टू कितना, समथिंग का डब्बा की पावर n-1। फिर हमने एडजॉइंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रूव की थी। हमारा यहां तक आया, ठीक है। चलो आज जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें से मतलब सबसे ज्यादा हाई चांस होते हैं क्वेश्चन आने के मैट्रिक्स के, ठीक है, अच्छे से समझना। सबसे ज्यादा हाई चांसेस इसी में से होंगे आने के। सबसे सिंपल पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा दिखने में गंदा लगता है बट अगर एक बार तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, समझने की कोशिश करना लॉजिक क्या है। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। मींस अगर हमें कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अगर दे दी जाए, मतलब बहुत सारी इक्वेशंस अगर दे दी जाए, तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला केस निकल के आता है वो होता है अपना टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहां समझना, टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल क्या है, मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन होंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे। पहला इक्वेशन मान लो था a1x प्लस कितना b1y इक्वल टू कितना c1, और दूसरा a2x प्लस का कितना b2y इक्वल टू कितना c2, मानते हो। तो इसको सॉल्व करना तुम लोगों ने 10th में सीखा था, क्या था इसको सॉल्व करना 10th में सीखा था, कैसे सॉल्व करते थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो सोचो इनडायरेक्टली ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है हमारी, क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये बताओ दो स्ट्रेट लाइन मिलकर कितने सॉल्यूशन दे सकते हैं। पहले सॉल्यूशन मतलब समझ में आता है क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन माने क्या होता है, जैसे अपन याद है दो लाइन को सॉल्व करते थे तो जो सॉल्यूशन मिलता था वो क्या होता था, ये पॉइंट ही होता था। अपन एक पैराबोला और एक लाइन को सॉल्व करते थे तो सॉल्यूशन क्या होता था, जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो कर्व को अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन क्या आता है, जिस पॉइंट पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी को तुम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन माने क्या चीज होती है, वो पॉइंट जिसको दोनों कर्व सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा, वो पॉइंट जो इस वाली लाइन को ऊपर भी लाई करे और जो इस वाली लाइन के ऊपर भी लाई करे, उसको हम सॉल्यूशन नाम देते हैं। तो बताओ दो लाइन से मिलकर हमें कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, तो एक मिल सकता है, और कितने मिल सकते हैं, जीरो भी मिल सकते हैं और इनफिनाइट भी मिल सकते हैं, अगर ओवरलैपिंग हो जाए। अरे दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर तीन केस बनेंगे, कौन कौन से, एक यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा, तब एक सॉल्यूशन का, और कौन सा केस बनेगा तो एक नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, और एक कौन सा केस बनेगा, इनफिनिट सॉल्यूशन का केस बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये दोनों स्ट्रेट लाइंस में क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि यूनिक सॉल्यूशन आए। बताओ यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए क्या कंडीशन लगाओ। तो जो दो स्ट्रेट लाइंस यूनिक सॉल्यूशन कब देंगे, जब दोनों स्ट्रेट लाइंस सोचो पैरेलल ना हो। तो अगर दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो पक्का काटेंगी। तो पहले लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस ऑफ a1 बाय b1, पहले वाले का स्लोप। दूसरे वाले का स्लोप कितना है, माइनस का a2 बाय b2। तो जब दोनों स्ट्रेट लाइंस पैरेलल नहीं होंगे पक्का एक सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा माइनस से माइनस उड़ा दूं और इस a2 को नीचे भेज दूं, b1 को ऊपर भेज दूं। शायद ये याद आया होगा, 10th में पढ़ा होगा, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू कितना, b1 बाय b2। दो लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन कब दे देते, व्हेन a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, 10th में।
बच्चे आ रहे हैं तो बता देते हैं, याद है ना? नो सॉल्यूशन के लिए केस क्या होगा? नो सॉल्यूशन के लिए केस क्या होता था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या कह रहा है? दोनों का स्लोप कैसा है? सेम। ये क्या कह रहा है? दोनों का स्लोप कैसा है? सेम। ठीक है ना? बट कांस्टेंट अलग रेशियो में, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए केस क्या होता था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू कितना? c1/c2। हिसाब से इस वाले केस में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपन ने पहले भी देख रखा है, वो बता। ये हमने देखा कि दो स्ट्रेट लाइंस मिलकर कितने कितने सॉल्यूशंस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? अगर देखो तुम्हें पूरा मैट्रिक्स चैप्टर अगर ना आया हो, मैं बस कहूंगा तुम बस ये वाला कंसेप्ट सीख लो, ठीक है ना? पक्का क्वेश्चन फंसता है, ठीक है ना? हाँ। ये पहला केस हमने देखा कौन सा? दो इक्वेशन और दो वेरिएबल का। अगला देखना, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, होमोजेनस इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, होमोजेनस इक्वेशन। अब सबसे पहले तो समझो होमोजेनस क्या होता है। होमोजेनस क्या होता था? इसमें हर टर्म की डिग्री कैसी होती थी? सेम। हर टर्म की डिग्री कैसी होनी चाहिए? सेम। अगर हर टर्म की डिग्री अगर सेम है तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक होमोजेनस इक्वेशन नाम देते हैं। अब चाहे डिग्री कितनी भी हो, बस सेम होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कितना? d1, तो क्या ये होमोजेनस इक्वेशन है कि नहीं है? क्या ये इक्वेशन एक होमोजेनस इक्वेशन है कि नहीं है? हर टर्म को देखो, इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1, x की पावर 1। इस टर्म की डिग्री कितनी है? ओके, यहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल है। तो देखो वेरिएबल्स की पावर कितनी है? इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि y की पावर क्या है? 1। इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है? इस वाले टर्म की डिग्री कितनी है? 0। कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है? 0। क्या हर टर्म की डिग्री सेम है क्या? नहीं है। तो हर टर्म की डिग्री सेम कब बनेगी? हाँ? अगर कांस्टेंट आता तो उसकी डिग्री कितनी आती है? 0। फिर होमोजेनस नहीं बचता। होमोजेनस इक्वेशन कौन से होंगे? इसमें एक्स वाई जेड तो होंगे, बट कांस्टेंट टर्म 0 होगा। क्या क्या? तो केस क्या है? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल। पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन, और तीसरा इक्वेशन। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, होमोजेनस इक्वेशन। बोलो। अब थोड़ा ध्यान देना, अब बंद कर। देखो 2D में ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन। बट अभी तक तुम लोगों ने 3D पढ़ा नहीं है, शायद उतने अच्छे से ना आए, बट कोशिश करना। 3D में अगर एक्स वाई जेड तीनों चीजें अगर आ रही हैं, दे रिप्रेजेंट प्लेन्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं 3D में? प्लेन्स रिप्रेजेंट करते हैं। पर है? तो यहां क्या हो रखा है? यहां अपन को तीन प्लेन्स की इक्वेशन दी है। यहां अपन को क्या दे रखा है? तीन प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है, और हमसे पूछा गया है कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन को मिल सकते हैं। आपस में सॉल्यूशन क्या होता था? वो पॉइंट जो हर इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग क्या नाम देते थे? सॉल्यूशन। वो पॉइंट जो हर प्लेन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग क्या नाम देते थे? सॉल्यूशन। तो पहले थोड़ा सा फील करते हैं प्लेन्स को। हो गए मैं
पहले सिंपल केस लेते हैं। मान लो दो प्लेन है, मान लो कितने प्लेन है, दो। तीन प्लेन पे नहीं आते, पहले दो पे सोचते हैं। मान लो दो प्लेन है, दो प्लेन में बताओ क्या नो सॉल्यूशन का केस कभी आ सकता है? दो प्लेन्स पे, सिर्फ दो ही प्लेन्स है, तो क्या दो प्लेन्स में कभी नो सॉल्यूशन का केस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब ऐसा कभी कोई केस नहीं है कि भाई कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले ना उनका। दो प्लेन्स में नो सॉल्यूशन का केस आ सकता है कि नहीं आ सकता? कब आ सकता है? जब दोनों पैरेलल रखे हो। उड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, ठीक है ना। दो प्लेन्स अगर बिल्कुल पैरेलल होंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? जीरो आएंगे। बुकलेट दे। तो ठीक है ना। दो प्लेन्स अगर पैरेलल होंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? जीरो। मानते हो? ठीक है। क्या दो प्लेन्स को सॉल्व करके कभी यूनिक सॉल्यूशन का केस आ सकता है? मींस दो प्लेन्स को अगर मैं रख रहा हूं तो उनके जो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक ही आए। क्या आ सकता है क्या? कैसे रखूं बताओ? कैसे रख दूं ऐसा? तो जो अगर ऐसा रखोगे तो कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं? अगर तुम दोनों प्लेन को ऐसे रख रहे हो तो कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं? मतलब कितने ऐसे पॉइंट्स दिख रहे हैं जो दोनों प्लेन पे लाई कर रहे हैं? सोचो, ये पूरा लाइन दिख रहा है, पूरा लाइन। सोचो सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स दोनों प्लेन को सेट कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे रखोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? फाइनाइट है ना। तो सोचो दो प्लेन्स को मिलाकर तुम यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं बना सकते। तो दो प्लेन्स को तुम कैसे भी रख लो, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी नहीं आएगा। सोचो कि सर यहां कोने से पास करा दूं, छोड़ी हो गया। प्लेन तो इन्फिनाइट है ना, ये और फैलेगा अभी। आ रहा है दो प्लेन से समझ में आया? तो दो प्लेन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो भाई नो सॉल्यूशन होगा, या तो क्या होंगे? इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। और सोच पा रहे हो ये जो इनफिनिट सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन सोचो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं 3D में। स्टेटमेंट समझने की कोशिश करना। दो प्लेन्स से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकल के आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं जो कि 3D में है। पा रहे हो? तो जो इन दो प्लेन्स के पॉइंट क्या है? ये पूरी लाइन है ना, और ये पूरी लाइन किसमें? 3D में। आगे काम आएगा वो बताया। अब आते हैं तीन प्लेन पर। बात है किस पर? तीन प्लेन पर। अब बताओ, तीन प्लेन से मिलकर, तीन प्लेन से मिलकर क्या कभी यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है? तीन प्लेन से मिलकर तो देखो, दो प्लेन तो ये मानो, दो प्लेन ये वाले मानो, दो प्लेन से ये वाले मानो, एक ये वाला और एक ये वाला। खड़े हो जाओ। दो प्लेन से ये वाले मानो, एक ये वाला और एक ये वाला। दो प्लेन ही हो गए। इन दो प्लेन्स के कितने पॉइंट है? दो प्लेन से कितने पॉइंट है? इनफिनिट। समझ में आ रहा? कौन से? ये पूरी लाइन, पूरी लाइन ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और अपन को क्या चाहिए? तीन प्लेन से पता करना है कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अगर सोचो तीसरा प्लेन में ऐसे डाल दो, अगर मैं तीसरा प्लेन सोचो ऐसे डाल दो, तो जरा सोचो ये जो दो प्लेन्स थे उन सबके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे लाई कर रहे थे, और ये प्लेन जब मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा पर्टिकुलरली, ये वाला जो पॉइंट होगा पर्टिकुलरली, वो सोचो इस वाले प्लेन को भी सेट कर रहा है, इस वाले को भी कर रहा है, और सोचो इस वाले को भी करेगा। उस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें कितने मिलेंगे? यूनिक। आराम से। दो प्लेन से मिलकर कितने पॉइंट मिले? इनफिनाइट। ये पूरी लाइन मिली। और अगर तीसरा प्लेन कुछ ऐसा हो जाए, तीसरा प्लेन अगर कुछ अपना ऐसा हो गया, ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था दो प्लेन का, उसने इस वाले प्लेन को एक पॉइंट पर कट किया। नहीं समझ में आया? समझ में आया? अब ये बताओ, तीन प्लेन से मिलकर इनफिनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे? तीन प्लेन से मिलकर इनफिनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे? तो जब दो प्लेन ऐसे, तीसरा प्लेन कैसे रखूं? तो जो तीसरा प्लेन में ऐसे फंसा दूं, देखो इन दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सारे पॉइंट्स हैं, और अगर तीसरा प्लेन इसी लाइन से पास कर गया
और सोचो फिक्स नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, देखो बहुत सारे पॉसिबल है। जो तीसरे प्लेन की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इस केस में कितने नंबर सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइट। और समझ में आ रहा है, वो सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं 3D में। क्या आ गया? अच्छा तो इस वाले सिनारियो में तीनों प्लेन्स के कितने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है? इस वाले सिनारियो में तीनों प्लेन्स के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या कितने सॉल्यूशंस है? 0 की 2? 0 से मारा है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो तीनों प्लेन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। जो इन दो प्लेन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट्स ही हैं, बट इनमें से कोई भी पॉइंट इस वाले प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? या कौन सा केस हो गया? नो सॉल्यूशन का। तो जो अगर दो प्लेन्स अगर पैरेलल हो जाए, दो प्लेन्स अगर पैरेलल हो जाए और तीसरा प्लेन अगर मैं ऐसे रख दूं, तो उसमें कितने सॉल्यूशन है? तीसरा प्लेन अगर मैं ऐसे रख दूं, एक प्लेन ये वाला, एक प्लेन ये वाला और एक प्लेन ये वाला, उसमें कितने सॉल्यूशन है? 0 समझ में आता है, क्योंकि कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो तीनों प्लेन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन हम तभी काउंट करते हैं जब वो तीनों प्लेन को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो बताया, तो बोल दो। ये बताओ, क्या कभी तीन प्लेन्स मिलकर दो सॉल्यूशन दे सकते हैं? क्या कभी तीन प्लेन्स मिलकर दो सॉल्यूशन दे सकते हैं? आ रहा है? तो ये समझने की कोशिश करना, तीन प्लेन्स मिलकर भी हमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे? या तो यूनिक, या तो नो, या तो इनफिनाइट। तीन प्लेन्स को भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो सिर्फ यही तीन केस ही जनरेट होंगे, इसके अलावा कोई चौथा केस जनरेट नहीं होगा। अब अभी हम लोगों को प्लेन की इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना नहीं आता, तो अभी मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूं, तो तुम्हें उसको याद कर लेना है। बाद में जब अपन 3D पढ़ेंगे तो फील कर लेंगे कि वो चीज आई कैसे, है ना? ये चीज हमने सीखा कि भाई तीन प्लेन्स भी अगर होंगे तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो या तो यूनिक होगा, या नो होगा, या तो इनफिनाइट होगा। अब जरा इन तीनों इक्वेशन को गौर से देखो, तीनों इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखो। क्या तुम्हें ऐसा कोई एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट दिख रहा है जो तीनों प्लेन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो? क्या तुम्हें एक्स वाई जेड का कोई ऐसा ट्रिपलेट दिख रहा है जो तीनों प्लेन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो? जो 0,0,0, तो 0,0,0 ये जो ट्रिपलेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का, ये सोचो जो पॉइंट है बेसिकली, वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आ रहा है 0,0,0 ऑलवेज सेटिस्फाइज अबव इक्वेशन। आ रहा है 0,0,0 इन तीनों प्लेन्स को पक्का सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या इन तीनों प्लेन्स से मिलाकर हम क्या कभी नो सॉल्यूशन वाला केस बना पाएंगे? क्या इन तीनों प्लेन्स का यूज करके क्या हम कभी नो सॉल्यूशन वाला केस बना पाएंगे? ना पाओगे, एक सॉल्यूशन तो तुम्हें मिल ही गया ना, तो एक सॉल्यूशन तो पक्का दिख ही रहा है अपन को। तो नो सॉल्यूशन वाला केस सोचो इस सिनारियो में नहीं बन सकता। सर क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये सब जीरो हो गए। हाँ, जब ये जीरो नहीं होंगे तब सोचो नो सॉल्यूशन वाला केस बन सकता है। बट अभी के लिए होमोजेनस इक्वेशन के केस में नो सॉल्यूशन वाला केस कभी नहीं होगा। नो सॉल्यूशन वाला केस कभी नहीं होगा, माना ना, बिकॉज 0,0,0 एक सॉल्यूशन तो मिल ही गया, बिकॉज 0,0,0 इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। हमारा इस सिनारियो में बात चल रही है। हाँ? अब देखो, इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स, डिफाइन करते हैं कि अपना एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? ये जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है, इनसे बनने वाला जो मैट्रिक्स होता है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या? डेल। क्या नाम दे रहा हूं? डेल।
इसका जो डिटरमिनेंट आएगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल नाम दे दिया, है ना। मैट्रिक्स होता तो मैट्रिक्स ये है कि मैट्रिक्स हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और हम लोग बात करें उसके डिटरमिनेंट की, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डेल होता है, सपोज, है ना, समझ गए ना। तो अब क्वेश्चन उठता है भाई इन तीनों प्लेन से मिलकर यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। तो इन तीनों प्लेन से मिलकर यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब डेल की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, नॉन जीरो। और इनफिनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब डेल की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, जीरो। ओके, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका जो डिटरमिनेंट है जब नॉन जीरो होगा तो इस सिनेरियो का क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जब डेल जीरो होगा तब क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। क्यों होता है वो तुम लोगों को 3D में आएगा, अभी नहीं, है ना। अच्छा, मान लो भाई डेल नॉन जीरो हो गया, मान लो डेल अगर क्या हो गया, नॉन जीरो, तो इन तीनों प्लेन से यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कोई अगर हमसे पूछ ले कि भाई वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमसे अगर पूछ ले कि भाई तुम कहा कि भाई इन तीनों को सॉल्व करके यूनिक सॉल्यूशन तुम्हें मिल रहा है, बट वो सॉल्यूशन होगा क्या, क्या होगा, 0,0,0 होगा ना। सॉल्यूशन मिल ही रहा है ना इसका, और यूनिक सॉल्यूशन है, पक्का वही इकलौता सॉल्यूशन रहा होगा। हाँ, अगर यूनिक सॉल्यूशन का केस है तो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, क्या होगा, 0,0,0, and this solution is called trivial solution. Solution is called trivial solution. और इससे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, इससे जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, they all will lie, इसमें इसमें all will lie on a straight line in 3D. 3D ध्यान देना, 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम्हें लिखना अभी नहीं आता, समझ में आ रहा है। वो सारे के सारे सॉल्यूशन तुम्हारे एक स्ट्रेट लाइन में लाए कर रहे होंगे 3D में, जिसमें से एक सॉल्यूशन 0,0,0 भी होगा, पता ना, जो इनफिनिट सॉल्यूशंस आएंगे उसमें से एक सॉल्यूशन 0,0,0 भी होगा। बाकी जो सॉल्यूशंस होंगे वो सबके सब क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे। इसकी इक्वेशन वगैरह कैसे निकालते हो हम 3D में, समझ में आया मैंने क्या लिखा, क्या होगा। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि भाई डेल नॉन जीरो होने से यूनिक सॉल्यूशन क्यों आया, डेल नॉन जीरो होने से यूनिक सॉल्यूशन क्यों आया। देखना, तो ना इन तीन इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और करना थोड़ा सा, इनटू X Y Z इक्वल टू 0 0 0। इन तीनों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सोचो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इक्वल टू कितना, 0। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इक्वल टू कितना, 0। और जरा सोचो हमें इन तीनों प्लेन्स को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना था, एक्स वाई जेड ही तो फाइंड करना था। यहां पर हमें सोचो क्या फाइंड करना है, ये वाला मैट्रिक्स। तो अगर मैं कुछ देर के लिए इसको नाम दे दूं ए मैट्रिक्स, इसको नाम दे दूं एक्स मैट्रिक्स, और इसको नाम दे दूं नल मैट्रिक्स, तो जरा सोचो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैं एक्स मैट्रिक्स ही तो फाइंड आउट करना है। और एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए या एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, ए इनवर्स से क्या कर दूं, प्री मल्टीप्लाई। बट ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई हम कब कर पाएंगे, जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मींस इफ डब्बा ऑफ ए इज नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो प्री मल्टीप्लाई करते विद कितना, ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो सोचो एक्स मैट्रिक्स तुम्हारा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। सोचो अगर मैं
डब्बा ऑफ ए नॉन जीरो होगा, डब्बा ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो। तो उस केस में जो सॉल्यूशन मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। अगर ए का डब्बा नॉन जीरो हुआ तो पक्का है एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी, तो 0,0,0 होगा। कौन सा सिनारियो होगा तुम्हारा, यूनिक सॉल्यूशन का, समझ गए ना। याद करो अगर डब्बा ऑफ ए जीरो हो जाता था, सोचो अगर डब्बा ऑफ ए क्या हो गया, जीरो, तो फिर हम इसको हटा नहीं सकते, फिर हम लोग क्या करते, उससे करते ए बी सी डी एफ जी एच आई, फिर इक्वेशंस बनती बहुत सारी, उसमें इनफिनिट सॉल्यूशन आ सकते हैं। अगर इक्वेशन कम पड़ जाए, वेरिएबल ज्यादा हो जाए, इक्वेशन कम पड़ जाए, वेरिएबल ज्यादा हो जाए। ये सोचो जैसे ये इक्वेशन है 2a प्लस का 3b इक्वल टू 4, बताओ इसमें a और b के कितने सॉल्यूशन है, इसमें a और b के कितने सॉल्यूशन है, इक्वेशन एक ही है, वेरिएबल कितने, दो है, तो मैं a और b के इनफिनिट ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स रख सकता हूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या बोल रहा हूं, पहला सिनेरियो आया, पहला सिनेरियो कौन सा था, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल होमोजेनस इक्वेशन, इसमें दो ही केस पॉसिबल है, एक यूनिक सॉल्यूशन का और एक इनफिनिट सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन वाला केस इसमें नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि 0,0,0 तीनों इक्वेशन को तो पक्का सेटिस्फाई कर ही रहा है, नो सॉल्यूशन वाला केस कभी जनरेट नहीं हो पाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डब्बा क्या हो, नॉन जीरो, और इनफिनिट सॉल्यूशन कब होता है, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डब्बा तुम्हारा क्या हो, जीरो। तो चीजें, और बस इतना और याद रखना कि ये इसके जो इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे वो सबके सब तुम्हारे किस पे लाई करेंगे, अपना एक स्ट्रेट लाइन पर। कहता हूं तो बोल दो, क्यों बनना क्या, छोड़ा रहा हूं ना, पढ़ा दो ना, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर तुम्हें केसेस याद हैं तो ये बहुत बहुत सिंपल है ना, थोड़ी चीज याद रखनी पड़ेगी। अगला सिनेरियो, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल नॉन होमोजेनस इक्वेशन, नॉन होमोजेनस इक्वेशन, नॉन होमोजेनस में क्या अंतर आएगा इस बार, क्या अंतर आएगा, इस बार कांस्टेंट वाला टर्म आ सकता है, तो कितना d1 a2x प्लस का कितना b2y प्लस का कितना c2z इक्वल टू कितना d2 a3x प्लस का कितना 3y प्लस का कितना dz इक्वल टू कितना d3। इस बार केस कौन सा, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल नॉन होमोजेनस इक्वेशन। बट एक चीज तो सोचो हम पहले ही देख चुके हैं, क्या कि तीन प्लेन्स मिलकर सोचो कितने सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं, या तो यूनिक, या तो इनफिनिट, या तो नो। सोचो इसके अलावा कोई चौथा केस जनरेट नहीं हो सकता, ये अपने पहले देख लिया है, लॉजिकली फील कर लिया था ना कि तीन प्लेन्स मिलकर अभी दो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूं, प्लेन्स मिलकर एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर सकते, सोच के देख लो, है ना मैं क्या बोल रहा हूं। अब सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या क्या चीज डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेल। डेल क्या होता है, इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, a1 1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, डेल, ठीक है। अगला हम डिफाइन करते हैं डेल एक्स। डेल एक्स देखना क्या बोला है, डेल एक्स में हम लोग क्या करते हैं, सुन लो एक बार फिर याद रहेगा। डेल एक्स में क्या करते हैं,
एक्स के जो कोफिशिएंट्स थे A1 A2 A3, इनको रिप्लेस करते हैं हम किन से? कांस्टेंट से। तो इनको उठा के हम लोग क्या रख देते हैं यहां पर, तो इनकी जगह पर क्या रख देंगे? D1 D2 और D3, D1 D2 और कितना? D3। बाकी इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? डेल एक्स। तो सिमिलरली बताओ डेल वाई क्या होना चाहिए? B1 B2 B3 की जगह पर किनको प्लेस कर दो? कॉन्स्टेंट्स को। कितना आएगा? A1 A2 A3 D1 D2 D3 कितना? C1 C2 C। एंड सिमिलरली क्या डिफाइंड होता है तुम्हारा? डेल Z, वो कितना होगा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 और कितना? D1 D2 D। पहले तो समझ में आया मैंने डेल क्या डिफाइन किया, डेल एक्स क्या डिफाइन किया, डेल वाई डेल जेड कैसे डिफाइन किए, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बोलो। इसको हटाना है, इसको हटा दो क्या? हटा दो पक्का? ठीक ना? अब पहला केस आता है यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है इफ डेल इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल नॉन जीरो हुआ, पक्का है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सिर्फ इकलौती कंडीशन ये, अगर ये ट्रू हो गई तो पक्का इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे। दिस कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नाम समझ में आ रहा है? दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। सफिशिएंट माने सिर्फ अगर इतना हो गया तो अपना काम बन जाएगा, सिर्फ इतना हो गया तो भी अपना काम बन जाएगा। तो देखो, अब अगर डेल नॉन जीरो हो गया तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सही बात है। तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि भाई सॉल्यूशन होंगे क्या? क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई चलो भाई इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के या इन तीन प्लेन्स के एक यूनिक सॉल्यूशन है, बताओ वो सॉल्यूशन क्या होगा? तो अभी के लिए तुम्हें बस याद रखना है उस केस में जो सॉल्यूशन आएगा तो उसमें x की वैल्यू आएगी डेल एक्स बाय डेल, y की वैल्यू आएगी डेल y बाय डेल, और z की वैल्यू आएगी कितना? डेल z बाय डेल। पहला तरीका है सॉल्यूशंस निकालने का, पहला तरीका है सॉल्यूशंस निकालने का। दूसरा तरीका जो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा, सिंपली तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व कर लो। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व कर लो। तो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल तो सॉल्व करना आता है अपन को। तीन इक्वेशन है तीन वेरिएबल है, इनको सॉल्व कर लो, क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? तरीका ये होता, या दूसरा तरीका अगर तुम्हें इक्वेशन अगर अच्छी दिख रही है जो सॉल्वेबल है, डायरेक्टली सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड से। आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तीसरा तरीका जो होता है सॉल्यूशन निकालने का, ध्यान दो वापस से, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको सोचो मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखता? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इनटू कितना? XYZ इक्वल टू कितना? D1 D2 D3। जरा सोचो अगर डेल नॉन जीरो हुआ क्या होगा? डेल नॉन जीरो मतलब क्या? इस चीज का डिटरमिनेंट कैसा है? नॉन जीरो। तो इसको अगर मैं ए मैट्रिक्स नाम दूं, इसको अगर मैं एक्स मैट्रिक्स नाम दूं, और इसको अगर मैं बी मैट्रिक्स अगर नाम दूं, ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, हमें सोचो सॉल्यूशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन मतलब क्या? हमें एक्स मैट्रिक्स चाहिए। तो एक्स मैट्रिक्स में कैसे निकालू? ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दे, और ए इनवर्स का सोचो प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डेल की वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो। एज गिवन
एज गिवन दैट डेल ए या डब्बा ऑफ ए इज कैसा, नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो उससे अब मैं कह सकता हूं x की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स इनटू कितना b। अब अगर तुम्हें सॉल्यूशन मैट्रिक्स निकालना है, मतलब x y z अगर निकालना है, तो सिंपली क्या करोगे, a इनवर्स मैट्रिक्स निकालो, उसमें b मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो। और ये तरीका जनरली तुम्हारे एनसीईआरटी में यूज, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में जो तरीका यूज हो रखा है वो ये वाला हो रखा है। अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। समझ में आ रहा है, हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन माने क्या, एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड मतलब एक्स मैट्रिक्स निकालना है। एक्स मैट्रिक्स कैसे निकाले, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा बहुत, ये तो कौन सा केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब डेल तुम्हारा कैसा होगा, नॉन जीरो, से प्राइमरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई इन तीन इक्वेशन का इनफिनिट और नो सॉल्यूशन कब आएगा, पर है ठीक ना। अब इन तीनों के इनफिनिट सॉल्यूशन आने के लिए, इनफिनिट सॉल्यूशन आने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो ट्रू होनी चाहिए, दैट इज डेल शुड बी इक्वल टू जीरो। दिस इज नेसेसरी कंडीशन, ये तो भाई होना ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो सिस्टम के सॉल्यूशन वैसे भी क्या हो जाएंगे, यूनिक। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। मतलब इसको कुछ और भी चीज फॉलो करनी पड़ेगी तब जाके इनफिनिट सॉल्यूशन कंफर्म होंगे। जो डेल जीरो होने पर अब सोचो इनफिनिट भी हो सकता है और नो भी तो हो सकता है। तो फिर अगली जो कंडीशन यूज करनी पड़ेगी वो होगी डेल एक्स, डेल वाई एंड डेल जेड इज ऑल थ्री मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। इनफिनिट सॉल्यूशन होने के लिए ये दो कंडीशन ट्रू, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तुम्हें इनफिनिट सॉल्यूशन प्रूव करना है तो तुम्हें सबसे पहले डेल जीरो प्रूव करना पड़ेगा, और फिर डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, इन तीन को भी जीरो प्रूव करना पड़ेगा। ये चारों चीजें जीरो हो गई तो पक्का तुम्हारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन होंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। अगला होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली कंडीशन जो ट्रू होनी चाहिए, इट इज दैट डेल मस्ट बी इक्वल टू कितना, जीरो। डेल तो भाई जीरो होना कंपलसरी है। फिर डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम must be non-zero. Any one of them must be
तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, नॉन होमोजेनस इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? सॉल्यूशन कब आएगा? जब डेल की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी? नॉन जीरो। सॉल्यूशन होंगे क्या? डेल एक्स बाय डेल, डेल वाई बाय डेल, डेल जेड बाय डेल। या तीनों को सिंपली सॉल्व कर लो, या सिंपली ए इनवर्स इनटू कितना? बी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? जब डेल कैसा होना चाहिए? जीरो, एंड डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड दे ऑल शुड बी आल्सो इक्वल टू जीरो। हाँ, और वापस समझ में आ रहा है? ऑल द सॉल्यूशन विल लाइन, all the solutions will lie on a straight line, in है ना? नो सॉल्यूशन के लिए डेल जीरो हो जाए, और इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक तुम्हारा कैसा हो जाए? नॉन जीरो। तो चला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, इनफाइनाइट सुना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस से जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से जो हमें सॉल्यूशन निकल के मिलते हैं, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन से हमें जो सॉल्यूशन निकल के मिलता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो मैंने एक और टर्म यूज होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, नाम से समझ में आ रहा होगा क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होनी चाहिए? वो सेट ऑफ इक्वेशंस, वो सेट ऑफ इक्वेशंस जिनका कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, का कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। मैं समझ क्या है? कोई ना कोई सॉल्यूशन हो मतलब या तो यूनिक वाला केस हो जाए, या तो इनफिनाइट वाला केस हो जाए। अरे, वो सेट ऑफ इक्वेशंस जिनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए। या तो सेट ऑफ इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन आ रहे हैं, वो सेट ऑफ इक्वेशंस किस में काउंट होंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशंस में। या वो सेट ऑफ इक्वेशंस जिसके इनफिनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, वो भी तुम्हारे किस में काउंट होंगे? कंसिस्टेंट इक्वेशंस में। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन से होंगे? कौन से होंगे? जिनके सॉल्यूशन ना हो, के सॉल्यूशन ना हो। आ रहा है? इसमें कौन से वाले केस आएंगे? नो सॉल्यूशन वाले। नो सॉल्यूशन वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किस में आते हैं? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस में। क्या क्या ये चल रहा है क्या? तो बोल दो। ये जो पूरा हमने समझा पड़ा, इसको कहते हैं क्रैमर्स रूल। रूल बोलो सर, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल कहते हैं, ठीक है? तो ना, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका होता है यूजिंग क्रैमर्स रूल। पहला तरीका मींस, एक और तरीका है इससे हम इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कहा
पढ़ा तू क्या? तो इसमें थोड़ा बताया। अगले ना सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग अबाव, ठीक है, जो मैं जनरली यूज करूंगा ज्यादा, ठीक है, समझना इसको। तो अगर तुम्हें तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल नॉन होमोजेनस इक्वेशन का दे दी जाए, सुनो एक बार शार्प फिर, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो कुछ नहीं करना। क्या करना अपन को यूनिक सॉल्यूशन के लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन लगा देंगे? सीधा डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो भाई सिंपल एंड स्वीट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती थी? इनफिनिट सॉल्यूशन में। जो इनफिनिट सॉल्यूशन में अगर तुम इसके थ्रू अगर प्रूफ करने जाओगे तो तुम्हें डेल भी निकालना पड़ेगा, डेल एक्स भी निकालना पड़ेगा, डेल वाई भी निकालना पड़ेगा, डेल जेड भी निकालना पड़ेगा, मतलब चार चार डिटरमिनेंट निकालने पड़ेंगे। तो तुम ये कर लो, तुम ये, या इस वाले तरीके में सीखना, ठीक है। इफ अबव इक्वेशंस, इफ above equations have infinite solution, then any of the above equation, then any of the above equation can be written as, can be written as linear combination of, written as linear combination of other two equations, of other two equations। बहुत काम की जुगाड़। अगर ये तीनों इक्वेशन मिलकर इनफिनिट सॉल्यूशन अगर दे रहे हैं तो इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को मैं बाकी दो इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूं। एग्जांपल, जैसे अगर मान लो ये होता इक्वेशन 1, ये होता इक्वेशन 2 और ये होता इक्वेशन 3, मींस मैं इक्वेशन 3 को लिख सकता हूं लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कितना? E2। किसी भी एक इक्वेशन को बाकी दो इक्वेशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते, इसका कुछ लैम्डा टाइम्स प्लस इसका कुछ म्यू टाइम्स करने पर ये पक्का आ रहा होगा। अब इसका छाप लो बस। लॉजिक अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, वो सेंस में आएगा समझ में। सच बात है। रिसन भाई आई नहीं आई भाई? दो सिनेरियो है। पहला, देखो पहला वाला तो बहुत सिंपल था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, है ना। दो सिनेरियोस का हमने पढ़े, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल होमोजेनस और तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल नॉन होमोजेनस। होमोजेनस वाला केस और सिंपल था क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस कभी हुआ नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल नॉन जीरो, इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए डेल जीरो, बस और कुछ ज्यादा नहीं सोचना। दूसरा केस था नॉन होमोजेनस इक्वेशन, उसमें तीनों केस आए, यूनिक, नो और इनफिनिट। यूनिक के लिए डेल सीधा नॉन जीरो, इनफिनिट के लिए डेल, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड चारों जीरो, और नो सॉल्यूशन के लिए
डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो तुम्हारा नो सॉल्यूशन। और ये हमने देखा दूसरा तरीका कि अगर मैं इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख पा रहा हूं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तुम्हारे कितने होंगे? इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। एग्जांपल देखते हैं। अल्फा फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफिनिट सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, क्या करे बताओ? कौन सा केस है ये? होमोजेनस कि नॉन होमोजेनस वाला केस है कि नॉन होमोजेनस वाला? होमोजेनस वाला केस है क्योंकि कांस्टेंट टर्म तुम्हारे कैसे है? जीरो। उसमें याद करो कितनी कंडीशन होती है? दो ही होती थी, या तो यूनिक या तो इनफिनिट। क्या कह रहा है? फाइंड अल्फा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिट सॉल्यूशन। और इनफिनिट सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होती थी? डेल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यूनिक के लिए क्या होती थी? डेल शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर इस इक्वेशन का हमें इनफिनिट सॉल्यूशन चाहिए तो कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा? डेल शुड बी इक्वल टू कितना? जीरो। और डेल क्या होगा? इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आएगा टू। बोलो, -1 1 1 1 2 3 भी आएगा ना, 3 माइनस का 2 अल्फा और कितना? 5। इसका डिटरमिनेंट तुम्हारे कैसा होना चाहिए? जीरो। बोलो, ओपन कर ले इसको। 2 के बाद 5 प्लस का कितना? 4 अल्फा, -1 के बाद 5 माइनस का 6, 5 माइनस का 6 प्लस 1 के बाद -2 अल्फा माइनस का 3, माइनस का 2 अल्फा माइनस का कितना? 3 शुड बी इक्वल टू कितना? जीरो। चलो, 8 अल्फा माइनस का 2 अल्फा कितना आएगा? 6 अल्फा। 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, जीरो। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? -1। क्या? तो आ रहा है ना? फाइंड अल्फा एंड बीटा और विच हेलो, हो गया? फॉर एग्जाम्पल कुछ आप लेना। क्वेश्चन क्या है? इस बार अपन को 3 इक्वेशन दे रखे हैं, होमोजेनस की नॉन होमोजेनस? नॉन होमोजेनस। और हमसे पूछा गया बताओ अल्फा बीटा क्या होने चाहिए ताकि यूनिक सॉल्यूशन हो, सेकंड केस इनफिनिट सॉल्यूशन हो, थर्ड केस नो सॉल्यूशन हो।
तो सबसे पहले सबसे सिंपल केस, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? टेल शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए सिंपल एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कौन सी? टेल शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 0, तो है ना। टेल डेल कितना आएगा? 3 - 1 2। टेल कितना आएगा? 3 - 1 2। 1 1 और कितना? 3 और 5 माइनस का 3 और कितना? अल्फा। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 0, तो है ना। इसको ओपन कर ली यहीं पे। तो 3 के साथ कितना था अपना? अल्फा प्लस का कितना? 9। अल्फा प्लस का कितना? 9 प्लस 1 के साथ कितना था? अल्फा माइनस का 15। अल्फा माइनस का कितना? 15 प्लस 2 के साथ, प्लस 2 के साथ कितना था? -3 माइनस का 5 माइनस का 8। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 0। 3 अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा? 4 अल्फा। 27 27 माइनस का 15 12 12 माइनस का 16 माइनस का 4 माइनस का कितना? 4। बोलो, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 0। अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 1। इस यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए अल्फा क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। बीटा का क्या? बीटा का क्या? जो यूनिक सॉल्यूशन होना या ना होना क्या बीटा पे डिपेंड करेगा? वो तो सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि इसका डेल तुम्हारा नॉन जीरो, जो बीटा का लेना देना ही नहीं है। तो हम बीटा के लिए क्या कहेंगे? बीटा कैन बी एनी रियल, दिस इज कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो ना ये बीटा पे डिपेंड ही नहीं करता ना। हमारा यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए बीटा पे समझ इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इस चीज का डिटरमिनेंट तुम्हारा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा क्या? ना कुछ तो पढ़ा दू क्या? बोलो। अगला केस अच्छा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताओ क्रेमर्स रूल ने क्या कहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या थी? डेल शुड बी इक्वल टू 0 और साथ साथ में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये तीनों भी तुम्हारे कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए। बोलो है ना। तो सबसे पहले डेल 0 होने के लिए, डेल 0 होने के लिए कंडीशन क्या की? अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना? 1। डेल 0 होने के लिए कंडीशन क्या आई? दैट अल्फा शुड बी इक्वल टू 1। अब डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड ये तीनों भी 0 होने चाहिए। तो बताओ डेल एक्स क्या आएगा? डेल एक्स क्या आएगा? एक्स के जो कोफिशिएंट्स थे उसकी जगह पर किनको प्लेस कर दोगे तुम? कांस्टेंट्स को। तो ये जो 3 1 5 है इसकी जगह पे क्या प्लेस करोगे? 1 2 और बीटा। आ रहा है नहीं आ रहा? और बाकी दो तुम्हारे सेम रहेंगे, तो कितना आएगा? -1 1 और कितना? -3 और कितना? 2 2 अल्फा 2 2 अल्फा, अल्फा कितना आ चुका है? 1। ये डेल एक्स आता। डेल वाई क्या था? डेल वाई क्या था? कर दिया? हाँ ठीक है सर, तो 1 आ चुका ना, तो 1 आ गया ना। डेल वाई कितना आएगा? 3 1 5 3 1 5। यहाँ कितना आएगा? 1 2 बीटा, और ये तुम्हारा कितना रहेगा? 2 3 और 1। और डेल जेड कितना आएगा? 3 1 5। यहां से कितना? -1 1 और कितना? -3। और यहां से कितना आएगा तुम्हारा? 1 2 और कितना? बीटा। बात कम करो। जैसे मैं डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्या चीज होती है? अब हमें इन तीनों को एक साथ जीरो करना, हमें इन तीनों को एक साथ जीरो करना है।
चलो भाई, तो डेल एक्स निकाल ले, डेल एक्स क्या आएगा? तो डेल एक्स अगर मैं निकालूं तो वापस स्क्वायर खोल ले, 1 के अबाउट कितना आएगा? 1 प्लस 9 कितना आएगा? 10 स्क्वायर कितना आएगा? 2 माइनस का कितना? 3 बीटा। बोलो, यहां से स्क्वायर खोल देते, कितना था? 2 टाइम्स ऑफ -6 माइनस का कितना? बीटा। -6 माइनस का कितना? बीटा। कितना आएगा? माइनस का 3 बीटा माइनस का 2 बीटा माइनस का कितना? 5 बीटा। 10 और 2 12, 12 माइनस 12 हो गया, 0 हो गया ना? क्या कितना आ गया? 0। ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? तो मैंने डेल एक्स को 0 किया, डेल वाई को 0 करे, डेल वाई 3 के बाद खोल देते, कितना आता? 2 माइनस का कितना? 3 बीटा -1 के बाद 1 माइनस का 15 माइनस का 14, 2 के बाद बीटा माइनस का कितना? 10 बीटा माइनस का 10, और डेल वाई भी तुम्हारा कैसा होना चाहिए? 0। बोलो, यहां से माइनस का 9 बीटा प्लस का 2 बीटा, माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का कितना? 7 बीटा, प्लस का 6 प्लस का 14 20, 20 माइनस का 20 देखो 0। यहां से बीटा तुम्हारा कितना आ गया? 0। सिमिलरली डेल जेड कितना था? इसको खोल ले, 3 टाइम्स कितना था? बीटा प्लस का कितना? 6 प्लस का कितना? 1 बीटा माइनस का कितना? 10 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का कितना? 8। इट शुड बी इक्वल टू कितना? 0। 3 बीटा प्लस बीटा कितना आएगा? 4 बीटा। 18 माइनस 10 8, 8 माइनस 8 0। ऐसे ही बीटा कितना आ गया? 0। तो क्या हमें ऐसा कोई बीटा की वैल्यू मिली जिसके लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों एक साथ 0 हो जाए? क्या ऐसी कोई बीटा की वैल्यू हमें मिल रही है? क्या मिल रही है? कौन सी? बीटा इक्वल टू 0। तो बताओ, इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए? अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना? 1, बीटा शुड बी इक्वल टू कितना? 0। जिला सिर्फ एक को चेक करना काफी नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि तीनों एक साथ 0 होने चाहिए। मान लो अगर ऐसा होता कि भाई ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, बट ये 0 नहीं होता, तो समझ में आ रहा? फिर वो नो सॉल्यूशन वाला केस आया था। आ रहा नहीं आ रहा? इस तुम्हें कोई ऐसा बीटा मिलना चाहिए जिसके लिए डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों एक साथ 0 हो। नहीं आ रहा ना? बोल दो, क्या तुम नो सॉल्यूशन के लिए मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती थी? दैट डेल शुड बी इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों एक साथ 0 ना हो। तो डेल शुड बी इक्वल टू 0, तो अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना? 1 एंड बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू कितना? 0। क्योंकि सिर्फ बीटा 0 ही तो इकलौता ऐसा केस है जिसमें तीनों एक साथ 0 हो रहे हैं। बाकी बीटा कुछ भी लेते रहो तो कंफर्म है तीनों एक साथ 0 नहीं होंगे। आया एग्जाम्पल सबसे अच्छा समझने के लिए? नहीं चला क्या? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती थी? डेल शुड बी इक्वल टू 0 एंड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों एक साथ 0 ना हो। तो तीनों एक साथ 0 कब हो रहे थे? किस बीटा पे हो रहे थे? बीटा इक्वल टू 0 पर। तीनों एक साथ अपन को 0 नहीं चाहिए, बीटा बस 0 ना होने दो, या कुछ भी हो जाए 1 2 3 4 5 कुछ भी लेते रहो। क्या क्या? कर देना। कब है क्या?
आगे तक आया। अब देखना, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखना। तरीका समझ में आ गया सबको ना? ये हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। हाँ, इसमें कुछ चीजें और पूछी जा सकती थी, है ना इसमें। चलो अभी इस बात, पहले इन्हीं 3 पार्ट को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखना। मेथड 2 देखो, यूनिक सॉल्यूशन वाला तो हमने जल्दी सॉल्व कर लिया था। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या थी? एल शुड नॉट बी इक्वल टू कितना, 0। ऐसे कितना है, अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू कितना, 1। तो इसको करने में अपन को ज्यादा टाइम नहीं लगा था, इसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। दिक्कत कहां फंस रही थी? इन्फिनाइट सॉल्यूशन में। इन्फिनाइट सॉल्यूशन में सोचो, हमें 3-3 डब्बे खोलने पड़े थे, 3-3 डब्बे खोलने पड़े थे ना, तो इसमें टाइम लगा ना। अब उनको टाइम बचाना है, टाइम बचाना है ना उनको। तो सेकंड तरीका देखना, अगर इन तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होंगे, तो मैं कह रहा हूं इसमें किसी एक इक्वेशन को हम बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन 1, इसको अगर मैं नाम दूं इक्वेशन 2, इसको अगर मैं नाम दूं इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 2 इक्वेशंस। फायदा मैंने। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन का लैम्डा टाइम्स करूं, इसका 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, इसका म्यू टाइम्स करूं, कितना x प्लस का कितना 2y, इसका 3z इक्वल टू कितना 2। बोलो, ये इन दोनों को जोड़ने पर थर्ड इक्वेशन आनी चाहिए, 5x माइनस का कितना 3y प्लस का कितना अल्फा z इक्वल टू कितना बीटा। अगर ये तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफिनिट सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ही बनना चाहिए। अब देखना, मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दूं, तो x का कोफिशिएंट यहां पर कितना आ रहा है? x का कोफिशिएंट यहां पर कितना आ रहा है बताओ? 3 लैम्डा। यहां से कितना आ रहा है? प्लस म्यू। और इसको कितना बनना है? 5 बनना है, 5। पहली इक्वेशन। y का कोफिशिएंट कंपेयर कर दे, माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, माइनस का लैम्डा प्लस का कितना 2 म्यू इक्वल टू कितना माइनस का 3। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, लैम्डा म्यू निकाल सकता हूं। तो देखो, इसका 3 गुना करके ऐड कर दे, लैम्डा कट जाएगा। इसका 3 गुना करके ऐड कर दो, 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कटता। 3 गुना करके ऐड करते हो, 6 लैम्डा प्लस लैम्डा, 6 म्यू प्लस म्यू 7 म्यू। 3 गुना करके ऐड करते हो, ठीक है ना, तो -9। ठीक है ना, मैंने कितना था? -9 प्लस 5, तो माइनस का कितना 4। यू कितना आ गया? माइनस का 4/7। ठीक है ना? है नहीं यहाँ? कहाँ पे वाई था क्या? सॉरी वाई है, देखो देखो ये वाई आएगा, वाई था, सॉरी वाई था, तो क्या आएगा? माइनस लैम्डा प्लस म्यू, ये प्लस म्यू आएगा, ठीक है ना। तो 3 गुना करके ऐड कर दे, ये 4 म्यू आएगा। अच्छा चाहिए था। देखो म्यू कितना आएगा? -1। म्यू कितना आएगा? -1। और म्यू -1 रख दे, लैम्डा कितना आएगा? 2। लैम्डा कितना आएगा? 2। जानते हो? ठीक है। अब समझना, लैम्डा 2 और म्यू अगर मैं -1 रखूं, लैम्डा की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू मैं 2 रख दूं, और म्यू में क्या रख दूं? -1। तो गौर करना, z का कोएफिशिएंट क्या होगा? देखो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 माइनस का 3 इक्वल टू कितना? अल्फा। अल्फा कितना आ गया? 1। बोलो है ना? कांस्टेंट की अगर बात करूं, तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, दिस शुड बी इक्वल टू कितना? बीटा। क्या कितना आ गया? सी। नहीं आया, तो बीटा ही तो निकालना था।
ये तो निकालना था जिसके लिए इन तीनों में इन्फिनिट सॉल्यूशन हो, है ना। कितना सिंपल था, इधर इसका लैम्डा टाइम्स करो, इसका म्यू टाइम्स करो, दो इक्वेशन से लैम्डा म्यू निकालो, और जो लैम्डा म्यू आए उससे जेड भी सेट से करेगा और ये कांस्टेंट भी सेट से करेगा, नहीं। और एग्जांपल देखो, थोड़ा बताया, थोड़ा तो आया होगा, क्या एग्जांपल और देखो आ जाएगा। क्या हो गया ऐसे, क्यों क्या हो गया ऐसा, क्या नहीं आया बताओ, कौन सी चीज नहीं आई, पूछ लो जल्दी फिर, क्या चीज नहीं आई बताओ तो सही। दूसरा एग्जांपल देखो फिर। हाँ बच्चे कुछ कह रहे हो क्या? हाँ पूरा अगला एग्जांपल देख लो, उसमें ज्यादा अच्छे से फायदा नहीं है, इसको हटा दूं क्या? सड़ल हटा रहा हूँ ना, हटा दूं ना इसको, एक और एग्जांपल देख लो, टेंशन मत लो। चलो देखना, एक्स प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू कितना 1, 2x माइनस का 3y प्लस का z इक्वल टू कितना 2। डिफाइन बीटा और टू बी इनकंसिस्टेंट, वाले क्वेश्चन होता है, देख लो फिर छाप लेना आराम से। क्या केस है अपना, नॉन होमोजेनियस वाला केस है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, इस बार क्या निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है ताकि सिस्टम कैसा हो, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट माने नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस आने के लिए अल्फा बीटा क्या होने चाहिए ये अपन को पूछा गया है। चलो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जाया करो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जाया करो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता, देखो यहां तो अपन से क्या पूछा गया कि भाई नो सॉल्यूशन कब होगा आ रहा है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, इस इक्वेशन का ये पे कर दो चलेगा ना, समझ जाओगे ना, इस इक्वेशन का लैम्डा टाइम्स और इस इक्वेशन का म्यू टाइम्स करने पर ये इक्वेशन आनी चाहिए। बात कर रहा हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करते, इसका लैम्डा टाइम्स और इसका म्यू टाइम्स करने पे ये आना चाहिए। तो इसका लैम्डा टाइम्स और इसका म्यू टाइम्स करने पे ये आ रहा है, तो देखो एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कर ले, सारा बताओ, लैम्डा प्लस का कितना 2 म्यू इक्वल टू कितना -1, वाई का कोएफिशिएंट 4 लैम्डा माइनस का कितना 3 म्यू इक्वल टू कितना 18। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लैम्डा के लिए सॉल्व कर लूं, सॉरी लैम्डा म्यू के लिए सॉल्व कर ले, बोलो। तो इसके लिए सॉल्व करते, तो इसका 4 गुना करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका 4 गुना करो घटा दो 8 म्यू और दिस सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना आता 11 म्यू, 4 गुना करके घटाते तो -4 और -18 इक्वल टू कितना, माइनस का कितना 22, म्यू इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का कितना 2, म्यू -2 यहाँ रख दे, -4 उस साइड जाके +4, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा +3। यहां तक समझ में आया? अब ये जो लैम्डा और म्यू तुम्हें मिले, ध्यान दो वापस से, ये जो लैम्डा और म्यू तुम्हें मिले, ठीक है ना, ये क्या कहना चाहता है कि भाई इस इक्वेशन का 3 गुना और इस इक्वेशन का -2 गुना करके जोड़ने पर ये अगर तुम्हें मिल गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब सेम चीज को जेड में फॉलो होनी चाहिए, तो 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -2 दिस शुड बी इक्वल टू कितना अल्फा, अल्फा कितना आना चाहिए 7। और यही तुम्हें कंडीशन मिलती अगर तुम सॉल्व करते सेम एज डेल इक्वल टू 0,
तो डेल को जीरो भी तो करते, तो तुम जब डेल को जीरो करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये कंडीशन मिलेगी। अभी करके दिखाता हूं। एंड सेम चीज सोचो कांस्टेंट में भी फॉलो होनी चाहिए, तो कितना आएगा 1 इंटू 3, 2 इंटू -2, दिस शुड बी इक्वल टू कितना बीटा, बीटा शुड बी इक्वल टू कितना -1। तो समझना इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, अल्फा शुड बी इक्वल टू कितना 7 एंड बीटा शुड बी इक्वल टू कितना -1। और इसमें समझ में आ रहा है ये कंडीशन कौन सी है, डेल इक्वल टू 0 वाली। तो हमें क्वेश्चन क्या था, नो सॉल्यूशन चाहिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए बताओ आंसर क्या लिखूं, अल्फा शुड बी इक्वल टू 7 एंड बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू कितना -1। इनफाइनाइट के लिए समझोगे क्या कि हमने इसका लैम्डा टाइम्स इसका म्यू टाइम्स करके कर दिया। तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक डेल एक्स डेल वाई डेल जेड वाला तरीका भी तुम्हारे पास उपलब्ध है, या तो वो यूज कर लो या यूज, मैं जनरली इसको यूज करता हूं। नहीं आ रहा क्या, आराम से बात कम करो। थोड़ा बताया, आगे चले, बुकलेट निकालना, बुकलेट निकालो, जल्दी निकालो, टाइम नहीं है। चलो साइज नंबर 17, साइज नंबर 17, पेज नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पढ़ो इसको जल्दी, पढ़ो इसको जल्दी। देखो तीन इक्वेशन दे रखी है, पहला x इक्वल टू सी वाई प्लस का कितना बी जेड, इक्वल टू कितना सी वाई प्लस का कितना बी जेड, दूसरा x माइनस सॉरी y इक्वल टू कितना ए जेड प्लस का कितना सी एक्स, और तीसरा z इक्वल टू कितना बी एक्स प्लस का कितना ए वाई। क्या बोला इसने, where x y and z are not all zeros, where x y and z are not all zeros, prove by using consistency of equation that this will be equal to 1। ठीक है ना, तो इसने क्या कहा है कि x y z not all are zeros, इस लाइन का मतलब क्या है। तो पहले बताओ ये कौन सा केस है, होमोजेनियस कि नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस। कुछ देखो इन सबको मैं इस साइड ले आऊं, तो पहले क्वेश्चन का लिखिए x माइनस का कितना सी वाई माइनस का कितना बी जेड इक्वल टू कितना 0, ये कितना लिखा माइनस का कितना
सी एक्स माइनस का कितना सी एक्स प्लस का कितना वाई माइनस का कितना ए जेड इक्वल टू 0। और इसको दिला देते कितना था माइनस का बी एक्स माइनस का कितना ए वाई प्लस का कितना जेड इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस वाला केस है। और होमोजेनियस में याद करो नो सॉल्यूशन वाला केस कभी नहीं आता था। दो केस आते थे, एक यूनिक वाला और एक इन्फिनाइट वाला। और यूनिक वाले के केस में जो सॉल्यूशन निकल के आते थे वो क्या निकल के आते थे? यूनिक वाले के केस में जो सॉल्यूशन निकल के आते थे वो क्या निकल के आते थे? 0 0 0। बट क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक्स वाई जेड में तीनों जीरो नहीं है। सर तीनों जीरो नहीं है मीन्स पक्का है 0 0 0 के अलावा भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका आया होगा। और वो कब आएगा? जब इसके तुम्हारे क्या होंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन। डायरेक्टली वो हमसे कह रहा है कि भाई इसके इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करो। इस लाइन का मतलब क्या है? तो ये कहना चाहता है कि भाई एक्स वाई जेड के वैल्यूज सारे जीरो नहीं है, बस इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तुम्हारे कितने सॉल्यूशन है? इनफिनाइट सॉल्यूशन है। और इनफिनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल की वैल्यू क्या होगी जीरो की नॉन जीरो? डेल क्या होगी जीरो। डेल कितना आएगा 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए और कितना माइनस बी माइनस ए और कितना 1। दिस शुड बी इक्वल टू कितना 0। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? यहां से कितना आता 1, यहां से माइनस का एबीसी, यहां से माइनस का एबीसी, यहां से माइनस का कितना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्या गया? डिटरमिनेंट खोल दिया मैंने, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। वैसे तो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 17 का।
क्या आया पहले? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आया? क्या? थ्री। राइट के लिए लैम्डा इक्वल टू 3 क्यों? 10 10 अच्छा 10 के लिए लैम्डा इक्वल टू कितना 3 एंड नॉट इक्वल टू नहीं क्या? आओ देख लो चलो। पहले इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 6। बात कम करो। दूसरा क्या है? एक्स प्लस 2y प्लस का कितना 3z। बात कम करो इक्वल टू कितना 10। और तीसरा क्या है? एक्स प्लस 2y का कितना लैम्डा z इक्वल टू कितना म्यू। चलो तो इसका a टाइम्स और इसका b टाइम्स करने पर मैं थर्ड इक्वेशन ले आऊं। ठीक है देखो x का ऑप्शन कितना था? a प्लस बी, ए प्लस का b इक्वल टू कितना 1। चलो a प्लस का 2b, a प्लस का कितना 2b इक्वल टू कितना 2। इसमें से इसको घटाओगे तो b कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, a कितना आएगा 0। क्या आता क्या? क्या आता क्या? तो a 0, b कितना आ गया 1। अरे लैम्डा कितना आ गया 3। लैम्डा कितना आता 3, कितना आता 10। चलोगे क्या? मैं कैसे करना है हमारा मैट्रिक्स चैप्टर 12 का आप हर चैप्टर में हमारा टारगेट पहले डीसीटी सारी कंप्लीटेड हो, फिर मेंस की पीवाईक्यू कंप्लीट हो और ये हो जाए फिर एडवांस की पीवाईक्यू। ठीक है ना? इसी ऑर्डर में तुम्हें करना है। ठीक है हिस्ट्री पूरी अच्छे से कर लो। मेंस की पीवाईक्यू के लिए तुम्हें पता ही है बुक बुक ये जा जो रही है। ठीक है इसके जितने भी क्वेश्चन है उसमें 50% ऑफ क्वेश्चन इस लेवल के हैं। तुम इसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लोगे सारे क्वेश्चन तो रफली इसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली से कुछ कुछ ऐसे हैं जो इस लेवल के आते हैं। ठीक है तो सीधा पीवाईक्यू की बुक से ये क्वेश्चन लगाओ, सीखो, नहीं आ रहा पूछो करो। ठीक है ना? हमारा मैं क्या कर रहा हूँ जो शीट मिली थी वो भी अब पूरी लगा सकते हो और एक कंसेप्ट रह जाता है। ठीक है कर लो कितना। अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है लगभग 10% से ऊपर, 10% से भी यही आता है डी वेक्टर। तब तो ना अप्रोक्सीमेटली 10% का वेटेज इसका होगा। ठीक है बहुत सिंपल है। आगे हो तो आ जाओ। ठीक है ना अप्रोक्सीमेटली इसका 10% वेटेज होगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत आराम से करना और इसमें कुछ नया नहीं आता। अलजेब्रा में तुम्हें सोचना पड़ता था, पीएनसी में नए नए लॉजिक, इसमें बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बस सेट ऑफ क्वेश्चन या सेट ऑफ लॉजिक्स बहुत सारे हैं, बट जो भी तुम पढ़ोगे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा सा वेक्टर कठिन होगा बट 3D तो बहुत आसान होगा। ठीक है अब अगली क्लास स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है तो इसकी लास्ट डीसीटी लगा लेना, मैट्रिसेस की बुकलेट की आखिरी डीसीटी लगा लेना। उसमें एक आधा क्वेश्चन ना बने तो अपना समझ में आएगा कौन सा नहीं बन रहा। ठीक है चलो मिलते फिर कल। ठीक है टेस्ट है ना मंडे को, पैराबोला और मैट्रिसेस। ठीक है ना?